काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 16। जंगल। चोई हान अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से भ्रमित था, लेकिन केल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ गया और होइक गांव से होकर निकल गया। होइक गांव के चारों ओर कब्रों के अलावा और कुछ नहीं था। यह एक बहुत ही शांत गांव था। युवा मास्टर निम, आपका छाता। होइक गांव जो ओरिम के बगल में था, वह जंगल जहां अक्सर बारिश होती थी, वहां भी अक्सर बारिश होती थी। केल ने हंस द्वारा दिए गए छाते का इस्तेमाल किया और गांव के अंत की ओर चल पड़ा। हंस और कुछ अन्य लोग उसके पीछे पीछे आए। ये यहाँ है, वापसी का रास्ता नहीं। केल की आंखों के सामने रास्ते में एकमात्र प्रवेश द्वार दिखाई दिया। शायद ये छींटे पड़ने और बादलों से घिरे आसमान की वजह से था, लेकिन जंगल में जाने वाला रास्ता अंधेरा और डरावना लग रहा था। वापसी का मार्ग नहीं। प्रवेश द्वार पर एक बड़ी पट्टिका लगी थी जिस पर ये शब्द लिखे थे। हम, चोई हान ने कराहते हुए कहा। केल स्लैब के सामने का दृश्य देख रहा था। इस बरसात के दिन भी लोग रेनकोट पहने या बस बारिश को अपने शरीर पर पड़ने देते हुए नो रिटर्न के रास्ते के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वे लोग थे जिन्हें अभी भी अपने प्रियजनों के वापस आने की उम्मीद थी। केल ने वहां खड़े एक बूढ़े आदमी से नजरें मिलाईं। बूढ़े आदमी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। न जाएं। बूढ़े आदमी ने यह बात कैल से कही और फिर स्लैब पर झुककर जंगल की ओर देखने लगा। कैल चुपचाप बूढ़े आदमी को देखता रहा। युवा मास्टर केल। रोजलिन ने पास आकर उसका नाम पुकारा। उसने बूढ़े आदमी को देखा, साथ ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे बाकी लोगों को भी उदास नजरों से देखा। उस पर केल ने हिलना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी, बारिश हो रही है, सर्दी मत पकड़ लेना। केल ने अपना छाता उस बूढ़े आदमी के पास रख दिया जो बारिश में खड़ा था और हंस को इशारा किया। युवा मास्टर निम, छाता मेरा क्या, बीकरॉक्स के साथ साझा करें। बीकरॉक्स और हंस की नजरें एक दूसरे से मिली और बीकरॉक्स ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। हंस ने अपना मुंह बंद रखा और अपना छाता कैल को सौंप दिया। हालांकि कैल के पास उससे वह छाता लेने का कोई कारण नहीं था। हम अपना साझा कर सकते हैं। रोजलिन की छतरी ने केल को भी ढकना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो चलें। केल ने नो रिटर्न के प्रवेश द्वार से दूर जाने से पहले रोजलिन को बस थोड़ा सा धन्यवाद दिया। केल के समूह के बाकी लोग उसके पीछे चले गए, जबकि प्रवेश द्वार पर मौजूद ग्रामीणों ने केल के समूह को थोड़ी देर तक देखा और फिर जंगल की ओर वापस देखने लगे। हंस, हाँ युवा मास्टर निम, जाओ और कोई सराय खोजो। वैसे तो यहाँ बहुत सारी सराय हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई भी अच्छी सराय नहीं होगी, इसलिए कोई अच्छी सराय ही खोजो। होइक गांव में अपने आकार के मुकाबले बहुत सारी सराय थी। हालांकि ये सभी सराय बहुत ही जर्जर थी, क्योंकि यहाँ अपने प्रियजनों की तलाश में आने वाले लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। आखिर ऐसा क्यों है कि हर कोई उस उरिम में प्रवेश करता है? चोई हान के प्रश्न का उत्तर देने से पहले केल ने उनके द्वारा चुनी गई सराय की पहली मंजिल के रेस्तरां में बैठ गए। आशा के लिए। आशा, वापसी रहित मार्ग के बारे में एक किंवदंती है। हालांकि यह जगह कभी वापस न आने के लिए बदनाम थी, फिर भी लोग अक्सर वहां जाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जैसा कि उसने पहले कैल के समूह के साथ किया था। माना जाता है कि नो रिटर्न पाथ में एक ड्रैगन रहता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो इंसान? यहाँ कोई ड्रैगन नहीं है। तुम्हारे आसपास सिर्फ मैं ही ड्रैगन हूँ। राउंड, जो चुप था, अचानक केल के मन में चिल्लाया। केल को पता था कि यहाँ कोई ड्रैगन नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उपन्यास पढ़ा था। वह ड्रैगन उस इंसान की इच्छा पूरी करेगा जो उसकी मांग ढूंढ लेगा। चाहे वह इच्छा अमीर बनने की हो, किसी लाइलाज बीमारी को ठीक करने की हो, या फिर किसी को खुशहाल जीवन देने की हो, वह किसी भी इच्छा को पूरा करेगा। ड्रैगन ऐसा नहीं कर सकता। ड्रैगन महान और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। क्या बकवास है? रावण की शिकायतें सच थीं। हालांकि ऐसी किंवदंतियां हताश लोगों के दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। यही किंवदंती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। केल ने चोई हान के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी। चोई हान को शायद ये पसंद नहीं आया। अपने व्यक्तित्व के साथ इस गांव के माहौल को देखकर, साथ ही पहले वाले बूढ़े आदमी जैसे लोगों को देखकर शायद वह दुखी हो गया। तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम इस जंगल को नष्ट कर दें? यही कारण था कि चोई हान को बिना सोचे समझे ऐसी घिनौनी बात कहने में कोई परेशानी नहीं हुई। केल ने बस ये दिखावा किया कि उसने उसे सुना ही नहीं। बेशक इस जंगल में आग लग जाएगी। यही कारण है कि खंड 4 के अंत तक पश्चिमी महाद्वीप के 5 निषिद्ध क्षेत्र 4 निषिद्ध क्षेत्र बन गए। क्या ये ठीक नहीं होगा कि इसे आग लगाकर जला दिया जाए? जैसे जैसे चोई हान के सुझाव और भी खतरनाक होते गए, वह केल की आवाज सुन सका। हमें बस ये दिखाने की जरूरत है कि यह किंवदंती एक झूठ है। फिर उनके लिए जंगल में जाने का कोई कारण नहीं बचेगा। उस समय जब बीकरॉक्स सराय में दाखिल हुआ तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी। युवा मालिक, मैं वापस आ गया हूँ। कई लोग बीकरॉक्स के पक्ष में थे। युवा मास्टर निम, मैं हिल्समैन वापस आ गया हूँ। युवा मास्टर निम, हम यहाँ हैं। वुल्फ बच्चे और हिल्समैन जब सराय में दाखिल हुए तो वे सभी जर्जर दिख रहे थे। इस गंदे समूह को देखकर बीकरॉक्स ने एक जोड़ी सफेद दस्ताने निकाले। युवा मास्टर निम, लॉक सराय में सबसे आखिर में दाखिल हुआ। वह केल के पास गया और उसे एक जादुई थैला थमा दिया। हालांकि केल ने लॉक को उसे देने से रोक दिया और फिर उन सभी से बात करने लगा। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है, जाओ थोड़ा आराम करो। समूह के सभी लोग मुस्कुराने लगे। ये कहने के बाद केल ने अपना हाथ लॉक की ओर बढ़ाया। लॉक ने सावधानी से जादुई थैला एक बार फिर केल को थमा दिया और केल ने बोलना शुरू कर दिया। हमारे सौदे के तहत अंदर की वस्तु मेरी है। जी श्रीमान। लॉक की आवाज में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। हालांकि लॉक को शायद पता था कि यह एक प्राचीन शक्ति है, फिर भी उसने इसके लिए कोई लालच नहीं दिखाया। केल ने समूह से बात करने से पहले जादुई थैले को खोलकर उसमें रखी सामग्री को देखा। मैं उस जंगल में प्रवेश करूंगा। क्या? म्याऊं। हम क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? सभी से अप्रत्याशित रूप से इतनी मजबूत प्रतिक्रिया मिलने के बाद केल ने चारों ओर देखा। चोई हान और भी अधिक क्रोधित हो गया क्योंकि उसने अपना अविश्वास व्यक्त किया।
कैलनिम, तुम सच में। रोसेलिन की आंखें बहुत बड़ी हो गई थी जब वह उसे घूर रही थी और बिल्ली के बच्चे मेज पर धमाका करने लगे। इसके अलावा राउंड पागल हो रहा था। मैं भी जा रहा हूँ। कमजोर इंसान, तुम मेरी बात सुनो। मेरे बिना मत जाओ। यह एक चेतावनी है। अगर मैं नाराज हो गया तो मुझे इस जंगल को नष्ट करने में 5 मिनट से भी कम समय लगेगा। राउंड की क्रूर चेतावनी को सुनकर केल ने आखिरी व्यक्ति हिल्समैन को देखा जिसकी आंखें कांप रही थी। युवा मास्टर निम, क्या आप वापसी के बिना रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सुना है कि कोई भी इससे बाहर नहीं आता। किसने कहा कि? केल ने बहुत धीमी आवाज में बोलना जारी रखा ताकि काउंटर पर बैठा सराय मालिक सुन न सके। मेरे मामले में ऐसा नहीं है। उसका हाथ उस तरफ बढ़ा जहां ऑन और होंग एक दूसरे से अलग अलग बैठे थे। केल ने अपना हाथ उन दोनों के बीच पहुंचाया और मुड़े हुए और अदृश्य राउंड को छुआ। केल ने बोलना जारी रखने से पहले राउंड और ऑन को दुलारा। जब तक वे मेरे पास हैं मैं ठीक रहूंगा। ऑन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसे देखा। केल ने ऑन से आंख मिलाई और फिर फुसफुसाना शुरू किया। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि वापसी का रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? मुझे पता नहीं। कोहरा। ऑन की पुतलियां धुंधली होने लगी। केल को वास्तव में कुछ आश्चर्य हुआ जब वह पहली बार ऑन और हॉर्न से मिला। शुद्ध नस्ल की सभी बिल्लियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उनमें से जहर बहुत दुर्लभ था। हालांकि कोहरा और भी दुर्लभ था। अगर केल को अपने समूह में सबसे दुर्लभ अस्तित्व चुनने के लिए कहा जाता तो वह राउंड के बजाय ऑन को चुनता। केल ने उरीम के रहस्यों को उस छोटी लड़की के साथ साझा किया जो कोहरे को नियंत्रित कर सकती थी। उरीम के अंदर कोहरा भरा हुआ है। फिर वह राउंड से बात करने लगा। कोहरे में कुछ ऐसा है जो लोगों और मन दोनों को अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए वहां जादू का इस्तेमाल करना मुश्किल है। यह एक ऐसी शक्ति है जो मन डिस्टर्बेंस टूल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये जंगल पूरी तरह कोहरे से ढका हुआ था। यही कारण है कि जमीनी रास्ता कठिन है। हालांकि जब तक केल के पास ऑन और राउंड है तब तक वह ठीक रहेगा। उसके साथ इन अत्यंत दुर्लभ अस्तित्वों ने उसे जंगल की रानी के साथ सौदा करने की योजना बनाने की अनुमति दी। जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो मैं वहां जो चाहूं कर सकता हूं। ऑन की पूंछ हिल रही थी और राउंड के पंख फड़फड़ा रहे थे क्योंकि मेज पर हवा का हल्का झोंका था। अगली सुबह केल ओरिम के बाहर खड़ा था। स्वाभाविक रूप से बिल्ली का बच्चा ऑन उसकी बाहों में था। उसके आदेश का पालन करते हुए उसे अंदर जाते हुए देखने के लिए कोई और नहीं था। अगर तुम अंदर जाओगे तो मर जाओगे। तुम वापस नहीं आ सकते। ऐसा लग रहा था कि पिछली रात वाले बूढ़े आदमी ने यही रात बिताई थी क्योंकि उसने स्लैब के बगल से केल को कमजोर चेतावनी दी थी। इस बूढ़े आदमी के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति शायद जंगल में चला गया था जो किंवदंती के ड्रैगन को खोजने के लिए बेताब था। बूढ़े आदमी, मैं किंवदंती को तोड़ दूंगा और वापस आऊंगा, इसलिए यदि आप चाहें तो मेरा इंतजार कर सकते हैं। केल ने बूढ़े आदमी की कांपती आंखों को देखकर मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के उरीम में प्रवेश किया। वह तेजी से चला और जल्द ही उसे पता चला कि वह बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा था। यह कोहरा था। कोहरे ने उसे घेर लिया था। मम्मा, ऐसा लगता है कि जादू का इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने अगले पंजे के बराबर ताकत लगानी पड़ेगी। इंसान, इस कोहरे में जादू का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें कम से कम मेरे स्तर का होना चाहिए। राउंड, तुम सचमुच अद्भुत हो। हाँ, मैं महान और शक्तिशाली हूँ। लेकिन रानी की इच्छा क्या है? राउंड, जिन्होंने कल रात संक्षिप्त विवरण सुना था, ने केल से और अधिक जानकारी मांगी जिन्होंने बिना किसी देरी के जवाब दिया। जंगल में आग बुझाना, आग, लिटाना, जंगल की रानी। वह इस विशाल दक्षिणी क्षेत्र की शासक थी जो साम्राज्य से भी बड़ा था। वह टूनका से काफी मिलती जुलती है। उसने कभी भी ताकतवर के प्रति कोई कमजोरी नहीं दिखाई जबकि वह कमजोरों के प्रति बहुत कमजोर थी। ऐसा व्यक्ति इस जंगल में गुप्त रूप से इसलिए था क्योंकि वह समाधान खोजने के लिए बेताब था। राउंड और ऑन को समझाने के बजाय जो असमंजस में अपना सिर झुका रहे थे, उसने कुछ और कहना शुरू कर दिया। उसका चेहरा गंभीर था। आज से मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आप अचानक अपना परिचय क्यों दे रहे हैं? राउंड ने उलझन में केल की ओर देखा। ऑन ने भी उसे ऐसे देखा जैसे वह पूछ रहा हो कि केल इतनी स्पष्ट बात क्यों कह रहा है। इससे केल को एक पल के लिए शब्द नहीं सूझ रहे थे, लेकिन जल्द ही केल ने आखिरकार ऑन से बात करना शुरू कर दिया। रास्ते पर, समझ गया। ऑन की आंखें चमक उठी। उसके बाद उसका अगला पंजा हिलने लगा। उसके पंजे की हरकत के बाद कोहरा दूर हो गया। यहाँ का कोहरा दिलचस्प है। यह सामान्य कोहरे जैसा नहीं लगता। यह जहरीले कोहरे जैसा है। जिज्ञासु ऑन की बातें सुनकर केल कोहरे में और आगे चला गया। हालांकि उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश होने पर भी कोहरा नहीं छटा। केल ने अपने रेनकोट से थोड़ा बारिश का पानी झाड़ दिया। क्या आप कोहरे के बीच रास्ता देख सकते हैं? मुझे ये दिख सकता है। केल ने ऑन के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में प्रवेश किया। वह बहुत शांत लग रहा था, मानो वह टहलने आया हो। अगर हम आज उससे मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। केल को आज जंगल की रानी लिटाना से मिलने की उम्मीद थी। जल्द ही रात हो गई। लिटाना, वो महिला जिसने जंगल की रानी की उपाधि अर्जित की थी, गुफा से बाहर देख रही थी। अंधेरा हो चुका था। वह सिर्फ बारिश की आवाज सुन पा रही थी। मुझे माफ करें महाराज, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नेताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके 5 अधीनस्थों ने उससे आग्रह किया कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिटाना उनकी हालत देखकर कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। वे 2 सप्ताह से इस वापसी रहित मार्ग में फंसे हुए थे। हालांकि वहां कोई राक्षस या दुश्मन नहीं था, लेकिन वे इस धुंधले जंगल में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और उनके भोजन की आपूर्ति कम होती जा रही थी। वे जंगल के किसी भी अज्ञात पौधे को खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए वे पिछले 1 सप्ताह से दिन में एक बार भोजन करके जीवित रह रहे थे। लिटाना जानती थी कि उसके अधीनस्थों को क्या डरा रहा था। हम यहाँ इसी तरह मर सकते हैं। उनके जैसे योद्धाओं के लिए ऐसा कुछ भी किए बिना मर जाने से बुरा कुछ नहीं था। मैंने ऐसा क्यों किया? लिटाना को पहली बार अपने आप पर गुस्सा आया। वह शापित आग। उसे यहाँ आना पड़ा क्योंकि जंगल का एक हिस्सा आग से जल रहा था जो फैली नहीं बल्कि जंगल के उस विशेष हिस्से में जलती रही। उसने अपनी छाती की जेब में रखी कांच की बोतल को छुआ।
उस आग का एक हिस्सा बोतल के अंदर था। अगर कोई और उपाय काम नहीं आया तो मुझे यहाँ से जलकर निकल जाना होगा। हालांकि उसे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, लेकिन यह उसके मतहतों और घर पर उसका इंतजार कर रहे लोगों की जान से ज्यादा कीमती नहीं था। उसने उस गुफा के चारों ओर देखा जो उन्हें संयोग से मिली थी। उन्हें आज रात इसी गुफा में बितानी होगी। लिटाना ने खुद को शांत किया और फैसला किया कि उसे जल्द ही अपना निर्णय लेना होगा। यह उसी क्षण हुआ। सरसराहट। लिटाना ने अपना भाला पकड़ लिया। उसे गुफा के बाहर किसी के होने का आभास हुआ। सरसराहट सरसराहट, टपक टपक। वह बारिश की आवाज और कुछ कदमों की आवाज सुन सकती थी। कोई उनकी ओर आ रहा था। आग के चारों ओर खड़े लिटाना के अधीनस्थों के चेहरों पर नजरें बदलने लगी। सरसराहट। आवाज करीब आ रही थी। जल्द ही आग के पास एक छाया दिखाई दी। स्विश। आप कौन है? उसके एक अधीनस्थ ने उस व्यक्ति के गले की ओर भाला तान दिया। अच्छा है, तुम देखो। वे महाद्वीप की आम भाषा सुन सकते थे। आग की लपटें धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे पर चमकने लगी। मैंने कुछ रोशनी देखी और खुशी से आगे बढ़ गया। एक लाल बालों वाला आदमी भाले की नोक को देख रहा था और अजीब सी मुस्कान बिखेर रहा था। आकर्षक किंतु सौम्य दिखने वाले व्यक्ति ने भाले की नोक को देखते हुए सांस रोकी और सावधानी से पूछा, अगर ठीक हो तो क्या मैं आज रात तुम्हारी आग के पास बैठ सकता हूँ? म्याऊं। उसकी बाहों में एक गीला बिल्ली का बच्चा था और वे दोनों कांप रहे थे। मेरा रेनकोट फट गया और बारिश की वजह से हमें बहुत ठंड लग रही है। फटी हुई रेनकोट पहने हुए वह घिसा पिटा आदमी और बिल्ली का बच्चा। लिटाना सतर्क थी, लेकिन जल्द ही उसने बोलना शुरू कर दिया। उसे एक कंबल दिलवाओ। वह अपनी रानी की मानसिकता को नहीं रोक सकी, जिसे सिखाया गया था कि उसे कमजोरों की रक्षा करनी है। लाल बालों वाला आदमी केल लिटाना के समूह के पास पहुंचते समय कांप रहा था। कमजोर इंसान, सर्दी लगने से सावधान रहना। लेकिन तुम्हारा चेहरा हमेशा से अलग क्यों है? क्या तुम बहुत बीमार हो? राउंड की आवाज, जिसके लिए उसे अपने पंजे की ताकत लगानी पड़ी, केल के दिमाग तक पहुंच गई। हालांकि केल राउंड से अपनी साजिश छिपा रहा था, क्योंकि उसने बस कंबल लिया और एक सौम्य मुस्कान और सम्मानजनक रवैये के साथ जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह अपने कूड़े वाले व्यक्तित्व जैसा नहीं, बल्कि एक ईमानदार कुलीन व्यक्ति जैसा दिख रहा था। बिल्ली के बच्चे ने अविश्वास से केल की ओर देखा। केल धीरे धीरे चारा डाल रहा था। वे चारा खा रहे थे। लिटाना के समूह के सभी सदस्यों के चेहरे पर अजीब भाव थे जब वे केल को देख रहे थे, जो धीरे धीरे गुफा के एक कोने में चला गया और बैठ गया। मुझे आज रात ठहरने के लिए जगह देने के लिए धन्यवाद। यह एक सौम्य और सम्मानजनक लहजा था। स्वाभाविक रूप से ये बात केल ने ही कही थी। लिटाना ने उस औसत दिखने वाले लाल बालों वाले आदमी को देखकर अपना सिर हिलाया। ये यात्रियों के बीच सामान्य बात है। लगता है आपको बारिश की वजह से ठंड लग रही है, इसलिए कृपया आग के पास आराम करें। हालांकि उसके अधीनस्थ उससे सावधान रहते थे। भले ही वह बारिश से जर्जर दिख रहा था, फिर भी वह एक अजनबी था। क्या बारिश? उसे बारिश से बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। मैंने ये गर्म पानी से किया। राउंड लिटाना की कही बात पर शिकायत कर रहा था। गुफा के पास ही केल ने अपना रेनकोट फाड़ दिया था, जबकि राउंड ने गुफा की ओर बढ़ने से पहले उस पर गर्म पानी और तापमान बनाए रखने वाले जादू का प्रयोग किया था। केल ने अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाने के लिए ऑन की पीठ थपथपाई। म्याऊं। वह चिंतित लग रही थी जब उसने केल की ओर देखा। लिटाना उन दोनों को चुपके से तीखी नजर से देख रही थी। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता। लिटाना को तब इसका एहसास नहीं हुआ जब उसके अधीनस्थ ने पहले कैले पर अपना भला तान दिया था, लेकिन कैले पर एक और नजर डालने पर उसके सामने वाले व्यक्ति को एक यात्री या साहसी व्यक्ति से अलग अनुभूति हुई। वह स्वस्थ लग रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा और चाल से यह स्पष्ट था कि उसने किसी भी तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई जादूगर था या कोई अन्य प्रकार का मजबूत व्यक्ति था। उसका अंतर्ज्ञान एकदम सही था। तुम फिर से मेरे पंजे की नोक की तरह मजबूत लग रहे हो। केल का शरीर इस समय प्रभुत्वशाली आभा से घिरा हुआ था। जब लिटाना कैले को देख रही थी, कैले भी अपनी आंख के कोने से लिटाना को देख रहा था। दक्षिणी जंगल के लोग, जिन्हें दक्षिणी लोग भी कहा जाता है, अपनी कांस्य त्वचा और मजबूत शरीर के लिए जाने जाते थे। जंगल जैसे प्राकृतिक स्थान को अपना घर मानते हुए वे प्रकृति के बहुत करीब थे। प्रकृति के करीब, प्रकृति के प्रति यह निकटता विपर साम्राज्य के नागरिकों और जंगल के दक्षिणी लोगों की तुलना करने पर एक बहुत ही भिन्न संस्कृति के रूप में विकसित हुई। जबकि विपर साम्राज्य ने योग्यतम की उत्तरजीविता और संघर्ष की भावना विकसित की, वहीं दक्षिणी लोगों ने जीत जीत और नेता और अनुयाय की भावना विकसित की। गुफा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। खामोशी को तोड़ने वाली आवाज केल की सहज आवाज थी। लगता है बारिश तेज हो रही है। हमें कल जंगल छोड़ देना चाहिए, है न? ऑन। जब वह आदमी बिल्ली के बच्चे से धीरे से बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर जो भाव थे वे आग की तरह गर्म थे। हालांकि ऑन उसे अविश्वास से देख रहा था। योजक चिन्ह ... तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? राउंड भी उलझन में था। लिटाना और उसके अधीनस्थ सभी ने कठोर भाव से केल की ओर देखा। लिटाना उस आदमी द्वारा कही गई बातों के आधार पर अनुमान लगाने में सक्षम थी। मिस्टर, आप मुझे बस केल कह सकते हैं। हाँ, मिस्टर केल। लिटाना देख सकती थी कि उस आदमी के पास एक जादुई थैला था, लेकिन उसके पास तलवार या कुछ और नहीं था, जैसे कि वह जंगल में टहलने के लिए आया हो। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना रास्ता भी मालूम था। उसके चारों ओर एक अजीब सा माहौल था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उद्धरण ... क्या वह ड्रैगन है? उसे ड्रैगन के बारे में किंवदंती याद आई जो आपकी इच्छा पूरी करेगा। किंवदंती में ड्रैगन के दिखने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था और न ही यह बताया गया था कि वह कैसे प्रकट हुआ। लिटाना जानती थी कि उसके विचार शायद गलत थे, लेकिन वह उत्सुकता से भर गई। ये वही क्षण था जब लिटाना ने कैले नाम के एक व्यक्ति से नजरें मिलाईं और देखा कि वह मुस्कुराने लगा है। मैं ड्रैगन नहीं हूँ। वह चौंक गई और अचानक उसकी सांस फूल गई। उसने देखा कि केल अपने गीले लाल बालों को पीछे कर रहा था जो उसके चेहरे पर गिर गए थे। हालांकि मुझे यहाँ का रास्ता पता है। उद्धरण चिन्ह ... कैसे? लिटाना और उसके अधीनस्थ, जिन्हें इस जटिल और तर्कहीन जंगल से कोई परेशानी नहीं थी, इस जंगल में खो गए थे।
हालांकि उनके सामने खड़ा यह आदमी यहाँ का रास्ता जानता था। लिटाना के चेहरे पर उलझन देखकर केल मुस्कुराने लगा और जवाब दिया, ये बच्चा बिल्ली जनजाति से है। केल ने ऑन को ऐसी कोमल दृष्टि से देखा जो किसी संत की दृष्टि के समान लग रही थी। अतीत में इसी तरह एक बरसात के दिन झुगी झोपड़ियों में मेरी इस बच्चे से मुलाकात हुई थी। उसने अतीत को देखा, उसे उस दिन की याद आ रही थी जब वे मिले थे। उसे भी वह दिन याद आ गया और उसे पता था कि वह कोई ऐसा क्षण नहीं था जो यादों को ताज़ा कर सके। हालांकि उसने अपना मुंह बंद रखा और उसकी पूंछ अनिश्चितता से हिलने लगी। ये बच्चा ऑन कोहरे को नियंत्रित कर सकता है। कितनी दुर्लभ शक्ति है। लिटाना ने उरीम को ढंकने वाले कोहरे के बारे में सोचा और अपनी प्रशंसा व्यक्त की। हाँ, ऐसा ही है। मैंने अपने क्षेत्र से बाहर यात्रा करते समय इस स्थान के बारे में जाना। मैंने एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था कि यह स्थान कोहरे द्वारा नियंत्रित था। लिटाना ने अपनी नजरें ऑन से हटाकर केल की ओर देखी। जितना ज्यादा समय वह उसके साथ बिताती गई, उसे उसके कामों और लहजे में शालीनता का एहसास हुआ। वह निश्चित रूप से कम एक कुलीन व्यक्ति था। यही कारण है कि मैं इस बच्चे के साथ इस स्थान पर आया हूँ। आग के पास कैल की आंखें चमकने लगी। लिटाना और उसके अधीनस्थ भी इसे देख सकते थे। कैल की शांत लेकिन भावुक आवाज गुफा में गूंज रही थी। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमने सोचा कि हम अपनी शक्ति का उपयोग उन लोगों को आशा देने के लिए कर सकते हैं जो अपना रास्ता खो चुके हैं, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। योजक चिन्ह ... ये बात नहीं थी। राउन अपने आप में बड़बड़ा रहा था जबकि ऑन चुपचाप अपनी पूंछ हिला रही थी। लिटाना की नजर में बदलाव देखकर केल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शुक्र है, मैं सही था। कोहरे पर काबू पाने के बाद हम रास्ता देख पाए। उन्होंने जल्दी से कोहरे का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे ये किसी को भ्रम में डाल सकता है और मन में गड़बड़ी भी पैदा कर सकता है। अच्छा ऐसा है। लिटाना अपने दिल की कड़वाहट को छिपा नहीं सकी। ये किंवदंती संभवतः अस्तित्व में नहीं है। अगर यह कोहरा और मन की गड़बड़ी थी तो ड्रैगन के कारण होने वाली कहानी निश्चित रूप से झूठ थी। लिटाना और उसके अधीनस्थों के चेहरे पर निराशा छा गई। हालांकि उसी समय लिटाना ने सोचा कि यह बेहतर हो सकता है। अब स्थिति उस समय से कहीं बेहतर थी जब वह इस बात पर बहस कर रही थी कि क्या उसे इस जंगल में आग लगा देनी चाहिए। तो क्या ये संभव है कि जब आप कल जा रहे हो तो हम आपसे बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए कहें? बिल्कुल, हमें जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करनी होगी। लिटाना की नजर कैल की ओर ज्यादा कोमल और गर्मजोशी से भरी हुई थी। वह दिखने में जितना अच्छा था उतना ही अच्छा इंसान भी था। शायद उसे उसके आसपास एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ होगा क्योंकि वह इतना अच्छा इंसान था। तब केल ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। मुझे खेद है, मुझे यकीन है कि आपकी भी कोई बहुत बड़ी इच्छा रही होगी। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं बस खुश हूं कि मुझे जंगल में आग लगाने की जरूरत नहीं है। आग, इस शब्द ने केल की आंखों में एक पल के लिए चमक पैदा कर दी, फिर वह चमक गायब हो गई। आग, ये बहुत ही डरावना शब्द है। मैं समझ सकता हूं कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा क्योंकि आप एक दक्षिणी व्यक्ति हैं और प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। क्या आप दक्षिण के बारे में जानते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। मुझे यात्रा करना और खूबसूरत नज़ारे देखना पसंद है। हो, मैं देख रहा हूँ, कमजोर मानव। राउन का जवाब सुनकर केल को ठंड का एहसास हुआ, लेकिन वह यथासंभव उत्साहपूर्वक बोलता रहा। मैंने पढ़ा है कि जंगल के पहाड़, झील और बाकी सब कितना खूबसूरत है। अब जब हम इस ओरम से बाहर निकल पाएंगे तो मैं भविष्य में वहां जाने की योजना बना रहा हूँ। अच्छा ऐसा है। लिटाना निराशा, कड़वाहट और दुख से भरी हुई थी। वह उस व्यक्ति से झूठ नहीं बोल सकती थी या अज्ञानता का दिखावा नहीं कर सकती थी जो जंगल के खूबसूरत नज़ारे का इंतजार कर रहा था। उसके अधीनस्थों के चेहरे भी उदास हो गए। दुर्भाग्यवश इस ओरम से बाहर निकलने के बाद आपको जो जंगल दिखेगा वह सुंदर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... आपका क्या मतलब है? जंगल उरीम से लगभग एक दिन की यात्रा की दूरी पर था। ये काफी चौड़ा था क्योंकि इसने दक्षिण के अधिकांश हिस्से को घेर रखा था। हालांकि लिटाना इस उरीम में क्यों आई होगी? ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आग लगने वाले स्थान के नजदीक था। जंगल में आग लगी है क्या? तो क्या तुम्हें इसे तुरंत बुझाना नहीं चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... यह ऐसी आग है जो फैलती नहीं है लेकिन जिसे हम बुझा नहीं सकते। केल की अस्त व्यस्त निगाहें देखकर लिटाना ने जंगल में लगी आग के बारे में बताना शुरू किया। एक दिन जंगल का खंड एक, ओह इस ओरम के पास जंगल का खंड एक है, वहां अचानक आग लग गई। पानी, जादू, मंत्र कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा था। हम बहुत चिंतित थे लेकिन ये बिना कहीं और फैले बस खंड एक में ही रहा। वह कड़वी अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाने लगी। मुझे यकीन नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा। यह एक अजीब आग थी। हालांकि केल को इस आग की पहचान पता थी। ऐसी आग जिसे जादू या मंत्रों से नहीं बुझाया जा सकता। जवाब था कीमिया। कीमिया जादू से ज्यादा वैज्ञानिक थी। एक ऐसा साम्राज्य था जो कीमिया में बहुत आगे था और किसी और चीज में नहीं। मोगोरू साम्राज्य, अल्केमिस्ट बेल टॉवर वाला साम्राज्य ही इस आग का कारण था। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह मोगोरू साम्राज्य का शाही राजकुमार है। शाही राजकुमार जो लिटाना के बारे में चिंतित था, जो जंगल के 15 खंडों को एकीकृत करने में कामयाब रही थी, ने चुपके से यह आग लगा दी थी। हालांकि कोई भी रहस्य हमेशा के लिए रहस्य नहीं रह सकता। वॉल्यूम 4 के अंत तक लिटाना, जिसने ओरिम में आग लगा दी थी, को पता चलता है कि जंगल की आग के लिए शाही राजकुमार जिम्मेदार है और वह टूनका के साथ साझेदारी करती है, भले ही उसका सबसे योग्य का अस्तित्व का दर्शन उनके साथ मेल नहीं खाता था। मोगोरू साम्राज्य को लेने के लिए रानी, जो घोड़े की जगह काले पैंथर पर सवार होती है, जंगल की रक्षा के लिए अपने योद्धाओं का नेतृत्व करती है। लेकिन यह मेरी समस्या नहीं है। केल इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहता था। वह सिर्फ आग बुझाने का काम करने जा रहा था और इसके लिए पैसे भी लेने जा रहा था। उसके बाद कुछ और काम निपटाकर हेनिट्यूज इलाके में वापस लौटना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मोगोरू साम्राज्य के शाही राजकुमार से मिलना नहीं चाहता था। वह अच्छा व्यक्ति नहीं है।
क्राउन प्रिंस अल्बेरू और साम्राज्य के शाही राजकुमार एक जैसे लोग थे। यही कारण था कि केल उन्हें अपने समकक्ष मान सकता था, लेकिन ये थोड़ा अलग था। क्राउन प्रिंस अल्बेरू न्याय की परवाह करते थे, इसलिए केल के लिए उनसे बात करना और उनका इस्तेमाल करना आसान था। हालांकि शाही राजकुमार ऐसा नहीं था। वह केवल अपनी ही चिंता करता था। वह बहुत धूर्त और कपटी भी था। वह केल जैसा ही था, लेकिन अलग था। केल ने शाही राजकुमार के बारे में अपने विचारों को दूर धकेल दिया, जो पश्चिमी महाद्वीप के केंद्र में सब कुछ नियंत्रित करना चाहता था, और जल्दी से अपने चेहरे की मांसपेशियों को हिलाया। उसने स्वयं को चिंतित दिखाया। क्या ये बड़ी आग है? उद्धरण चिन्ह ... मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी। चाहे दिन हो या रात, यह आसमान में बहुत ऊपर उठती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे हर दिन कोई विस्फोट हो रहा हो। तब तो संभवतः उस तक पहुंचना भी कठिन होगा। हाँ, न तो जानवर और न ही इंसान पास आ सकते हैं। पास जाने पर ही ऐसा लगता है कि हम जल जाएंगे। भयानक, ये बहुत भयानक है। लिटाना ने केल की ओर देखा, जो वास्तव में इस बारे में निराशा महसूस कर रहा था और आभारी महसूस कर रहा था। महाद्वीप के केंद्र से एक नागरिक को ढूंढना दुर्लभ था जो दक्षिण या प्रकृति के बारे में इतना चिंतित था। हालांकि हम आग बुझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा है। वह देख सकती थी कि केल, जो अपना सिर हिला रहा था, अचानक गहरे चिंतन की स्थिति में चला गया। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं रहा। ये बहुत छोटा था, हालांकि उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई लग रही थी। मैं आह भरता हूँ। अचानक रुककर और आह भरकर उसने अपना चेहरा ब्रश किया। हालांकि वह एक बार फिर दृढ़ निश्चय के साथ लिटाना की ओर देखने लगा। कृपया मुझे आग के पास ले चलो। माफ करें। लिटाना केल को पता था कि वह एक ऐसी महिला थी जो कमजोरों के सामने कमजोर थी और अच्छे लोगों को कुछ भी देने की कोशिश करती थी। वह किसी भी गलत काम के लिए 10 गुना ज्यादा दर्द देती थी, जबकि किसी भी तरह की कृपा के बदले में उसे जो मिलता था उससे 1000 गुना ज्यादा देने की कोशिश करती थी। केल के चेहरे पर बहुत ही वास्तविक भाव थे जब उसने जानबूझकर थोड़ी कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। मुझे विश्वास है कि मैं आग बुझाने में सक्षम हो सकता हूँ। क्या? राउन ने केल के सिर में चिल्लाना शुरू कर दिया। कमजोर इंसान, तुम क्या कर रहे हो? आज तुम बहुत अजीब हो। तुम कमजोर हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? केल को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी दृढ़ निश्चय का भाव था। मुझे विश्वास है कि मैं इसे सामने लाने में सक्षम हो जाऊंगा। गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लिटाना ने केल से मुंह मोड़कर अपने माताहतों की ओर देखा। वह ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसने सही सुना है। उसके अधीनस्थों के चेहरे पर भी वही भाव थे जो उसके चेहरे पर थे। मिस्टर केल, क्या मैं आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता हूँ? लिटाना, जो गुफा की दीवार पर झुकी हुई थी, सीधी होकर बैठ गई। चमड़े का कवच आग से सूख गया था, जिससे उसका सुडौल योद्धा शरीर दिखाई दे रहा था। मैं रोआन राज्य का नागरिक हूँ। आप पूर्वोत्तर से हैं। हम जंगल में योद्धा की तरह काम करने वाले लोग हैं। मैं समझ गया। मैं रोआन किंगडम के कोने में एक छोटे से इलाके से हूँ। हम। केल ने अपना गाल खुजाया, मानो उसे लिटाना द्वारा स्वयं को सिर्फ एक योद्धा कहे जाने पर अजीब महसूस हो रहा हो, और उसने सावधानीपूर्वक अपनी बात जारी रखी। मैं एक छोटे से कुलीन परिवार से हूँ। इसकी वजह से मेरे पास यात्रा करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। मेरे साथ एक दल भी है जो मेरे साथ यात्रा करता है। एक दल? हाँ, मैं उनके साथ अकेले ही जंगल में आई थी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरा अनुसरण करते हैं। लिटाना और उसके अधीनस्थ, जो नेता और अनुयायी के दर्शन को महत्व देते थे, अब केल की ओर थोड़ा अधिक सौम्यता से देखने लगे। वैसे जब मैं इधर उधर घूम रहा था तो मुझे एक भाग्यशाली मुठभेड़ का पता चला। एक भाग्यशाली मुठभेड़? केल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी और वह अपनी आंखें सिकोड़ने लगा, जैसे कि वह कोई कठिन याद कर रहा हो। हाँ, मैं एक समुद्री भंवर में फंस गया था और मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। एक बार जब मैं बाहर निकला तो मुझे एक गुफा के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिली। उस पल मैं एक घायल व्यक्ति को खोजने और उसे अपने पास रखने में सक्षम था। मुझे ये जानकर राहत मिली कि शायद यही कारण था कि मैं भंवर में फंस गया। अचानक उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई। मुझे खेद है, ये वह कहानी नहीं थी जो मैं कहना चाह रहा था। ऐसा लगता है कि मिस्टर कैले ने बहुत से लोगों को बचाया है। लिटाना ने शांत बिल्ली जनजाति के बच्चे ऑन की ओर देखा और फिर कैले की ओर देखा। ये सम्माननीय और विनम्र कुलीन व्यक्ति अहंकारी भी नहीं था, क्योंकि वह कुलीन था। नहीं, मैं बिना कुछ किए नहीं चल सकता था। वह बहुत विनम्र और अच्छा लग रहा था। खैर, उस समय मैं एक शक्ति हासिल करने में कामयाब रही। कौन सी शक्ति? लिटाना को एहसास हुआ कि केल मुद्दे पर आ गया है और उसने पूछा। अग्निशमन जल। ये किसी भी और सभी प्रकार की आग को बुझाने में सक्षम है। लिटाना और उसके अधीनस्थों की आंखें धुंधली हो गईं। यह निश्चित रूप से आपके सामान्य पानी से अलग लग रहा था। और यह सही भी होगा। यह पानी आपके नियमित पानी से अलग था। चाहे वह किसी भी प्रकार की आग हो, यदि उसमें आग शब्द हो तो वह उसे दबा सकती है। मूल रूप से टूनका ने इस भाग्यशाली मुठभेड़ को पाया होगा और इसे एक ऐसे शरीर को विकसित करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया होगा जिसे जलाया नहीं जा सकता। हालांकि केल को अपने हृदय की जीवन शक्ति के कारण जलने का डर नहीं था। यह थोड़ा दर्द देगा, लेकिन हृदय की जीवन शक्ति उसे तुरंत ठीक होने देगी। इसके अलावा वह इस तरह की किसी चीज का उपयोग क्यों करेगा? इसके बजाय केल ने उस पानी को अवशोषक हाथ में डाल दिया था जिसे लॉक वापस लाया था। केल ने सावधानीपूर्वक आगे कहा, हालांकि मैं कितना उपयोग कर सकता हूं इसकी एक सीमा है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह पर्याप्त होगा। लिटाना ने गहरी सांस ली। उसने अपना मुंह 2 बार खोला और बंद किया, फिर आखिरकार पूछा, यह एक अनमोल शक्ति की तरह लगता है। क्या इसका इस्तेमाल हमारे लिए करना ठीक है? केल ने अपने होठों के कोनों को ऊपर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की। निश्चित रूप से इसकी एक सीमा थी कि वह कितना उपयोग कर सकता था। क्या यह पूरे पश्चिमी महाद्वीप के आकार जितनी आग बुझाने तक ही सीमित है? जब तक केल पूरे पश्चिमी महाद्वीप में लगी आग को नहीं बुझाता, तब तक उसके पास जीवन भर के लिए पर्याप्त धन था।
हालांकि ऐसा नहीं था कि उसने उससे झूठ बोला था। वह, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मुझे लीना कह सकते हैं। उसके अधीनस्थों में से एक ने चौंक कर देखा। केल ने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा और लिटाना का नकली नाम पुकारा। मिस लीना, हाँ, जब शक्तियों की बात आती है तो कोई कीमती या गैरकीमती चीज नहीं होती। मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। लिटाना और उसके अधीनस्थ देख सकते थे कि केल की आंखें पहले से कहीं अधिक साफ थीं। अगर मैं अपनी इस शक्ति का उपयोग प्रकृति, जानवरों, पौधों, साथ ही लोगों और उनकी आजीविका को बचाने के लिए कर सकता हूं, तो मेरा मानना है कि मुझे निश्चित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। लिटाना ने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींचनी शुरू कर दी। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। बेशक अब जब इसने मुझे अपना स्वामी मान लिया है तो मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए खुद वहां जाना होगा। इसमें कुछ समय लग सकता है और यह बोझिल भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए आग में जाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि आग के अंदर जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे कम से कम उसके पास तो जाना ही होगा। केल ने देखा कि लिटाना का चेहरा उदास होने लगा है। उसके दिल में कृतज्ञता और दुख दोनों ही भरे हुए थे। उसके अधीनस्थों के लिए भी यही स्थिति थी। बेशक उनमें से 2 अभी भी केल से सावधान थे, लेकिन वे भी केल के आभारी थे। इसके बाद केल ने अंतिम प्रहार किया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी शक्ति से मदद मिल सके। मैं सभी को बचाना और उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये वह कमजोर इंसान नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी तरह नहीं है। वैसे भी किसी को बचाना एक महान काम है। 4 साल का बच्चा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही अस्त व्यस्त हो गया। दूसरी ओर ऑन सिर्फ जिम्हाई लेता रहा और केल से नजरें फेरता रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केल ने जवाब में अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। हालांकि उसकी आंखें लिटाना और उसके अधीनस्थों को ठंडे दिमाग से देख रही थीं। लिटाना जंगल में एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी, जंगल और लोगों को पीछे छोड़कर जिनकी उससे रक्षा करनी थी। वे 2 सप्ताह से यहाँ थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उनके लिए केल किंवदंती के ड्रैगन से अलग नहीं था। हम आपके आभार का ऋण कैसे चुका सकते हैं? कृतज्ञता? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मुझे बस यही लग रहा है कि मैं इसी कारण से जंगल में खींचा गया था। लिटाना ने केल की प्रशंसा की, जिसने लालच का एक अंश भी नहीं दिखाया। वह वास्तव में एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति लग रहा था। बदला 10 गुना चुकाओ तथा अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कृतज्ञता प्रकट करो। केल, मैं अभी भी किसी तरह से आपकी कृतज्ञता का बदला चुकाना चाहता हूँ। आप हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं और सीमित शक्ति का उपयोग करने के लिए आग में जा रहे हैं। हम कुछ भी वापस दिए बिना ये सब स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, मैं सचमुच ठीक हूँ। केल ने अजीब सा भाव दिखाया। फिर वह कुछ देर तक कुछ सोचता रहा और फिर हाथ से ताली बजाने लगा, जैसे उसे कुछ सूझ गया हो। लिटाना और उसके अधीनस्थों से बात करते समय वह शर्मिंदा दिख रहा था। मैंने जंगल के बारे में एक किताब में सेक्शन 1 के बारे में पढ़ा था। मैंने पढ़ा कि जीवंत जंगल और साफ समुद्र तट का संयोजन इसे बहुत सुंदर बनाता है। इसमें कहा गया था कि वहां सूर्यास्त अद्भुत था। मुझे याद है कि जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि अगर सेक्शन 1 में मेरा एक विला हो तो ये बहुत बढ़िया होगा। खंड 1 वह खंड था जिसमें इस समय आग लगी हुई थी। खंड 1 के पूर्वी तट सोने जैसी दुर्लभ सामग्रियों से भरे हुए थे। उपन्यास में पूर्वी महाद्वीप का एक जादूगर लगभग 1 महीने में आग बुझा देता है। जादूगर समुद्र का पानी इकट्ठा करने के लिए किनारे पर जाता है, तभी उसे सोने का अयस्क मिल जाता है। वह स्वर्ण अयस्क इस जादुई पत्थर टीले का केवल सिरा था। यह पूरी खदान नहीं थी, बल्कि केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले दबे हुए जादुई पत्थरों का ढेर था। जादूगर इसे गुप्त रखता है और फिर सब कुछ इकट्ठा करके भाग जाता है। क्या मैं आग बुझने के बाद सूर्यास्त देखने के लिए सेक्शन 1 में जा सकता हूँ? लिटाना अचानक शब्दों के अभाव में थी। सेक्शन 1 की खूबसूरत तट रेखा। हालांकि उस जगह पर भी आग लगी हुई थी। उसके सामने वाले आदमी को पता होना चाहिए कि आग बुझने के बाद भी वहां का नजारा भयानक होगा। हालांकि ये तथ्य कि उसने जमीन या पैसे नहीं मांगे और सिर्फ वहां घूमने गया, उसके लिए आश्चर्यजनक था। यही कारण है कि वह इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाली थी। मुझे नहीं लगता कि इसे देखना पर्याप्त है। माफ करें, मैं वहां तुम्हारे लिए एक विला बनाऊंगा। अगर तुम सेक्शन 1 से संतुष्ट नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए जंगल में कहीं भी इसे बनाऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है। मैं वाकई ठीक हूँ। केल को अपने होठों पर मुस्कान लाने से रोकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। नहीं, मैं आपके लिए एक विला बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर आप जोर देते हैं, केल ने उत्तर देते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आग बुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ तो विला बहुत बड़ा है। क्या मैं जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मांग सकता हूँ जहां मैं विला बना सकूं? लिटाना बता सकती थी कि हालांकि केल ने कहा था कि वह एक छोटे कुलीन परिवार से है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। उसके कपड़ों की सामग्री, उसके जादुई बैग के आकार, साथ ही उसकी शान शौकत के आधार पर वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति था जो विला या जमीन जैसी चीजें आसानी से खरीद सकता था। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी दूंगा। बल्कि मैं जिद करता हूँ। मैं तभी संतुष्ट होऊंगा जब तुम ऐसा करोगे। महान। केल ने अपनी खुशी रोक ली और एक गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं ऐसा अवश्य करूंगा। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे जंगल की जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लिटाना के जोर देने पर वह मान गया था। इससे लिटाना ने तय किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह केल के इस ऋण को चुकाने के लिए उससे ज्यादा देगी जो वह स्वीकार करना चाहता है। केल लिटाना के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। केल ने ऑन से आंख मिलाए और उसे सहलाना जारी रखा। आपका लक्ष्य जमीन है ना? ऑन की निगाहें यही प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन केल ने ऐसा नाटक किया कि उसे ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि उसने अपना जादुई थैला खोल दिया था। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? आप सभी थोड़े भूखे लग रहे हैं। वह। केल ने बैग से वह खाना निकाला जो उसने बीकरॉक से बनवाया था। वह किसी को अपने पक्ष में करने का सबसे बुनियादी तरीका जानता था।
जो तुम्हें खाना खिलाता है वह अच्छा इंसान है। इस तरह उसने चोई हान का भरोसा भी जीता था। केल ने उस कंबल को छुआ जो लिटाना के अधीनस्थ ने उसे दिया था और वह बोलता रहा, आप इसे इस कंबल की कीमत मान सकते हैं। चलो साथ में खाना खाते हैं और कल चलते हैं। माहौल अनौपचारिक से बहुत मैत्रीपूर्ण हो गया। सबसे पहले हम उस गांव में लौटेंगे जहां मेरा दल है और फिर जंगल को चीरते हुए जंगल में जाएंगे। कृपया आगे बढ़ें और खाना खाएं। केल ने लिटाना और उसके अधीनस्थों पर दबाव बनाना जारी रखा। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आप जंगल को बचाने के लिए अपनी कोई ताकत नहीं लगा पाएंगे। केल के शब्दों ने लिटाना और उसके अधीनस्थों को उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो उनका इंतजार कर रहे थे। जहां तक केल का सवाल है, जादुई पत्थर उसका इंतजार कर रहे थे। लिटाना ने खाने की ओर देखा जो अभी भी ताज़ा और गर्म था क्योंकि वह जादुई थैले में था और उसने केल द्वारा दिया गया कांटा पकड़ लिया। फिर वह बड़बड़ाने लगी, किंवदंती बहुत दूर नहीं थी। माफ करें। केल ने पूरी बात सुन ली थी लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने एक शब्द भी नहीं सुना। नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है मिस्टर केल। मैं खुश हूँ। लिटाना और उसके अधीनस्थ 2 सप्ताह में पहली बार एक आरामदायक और पूरी रात बिताने में सक्षम थे। उन्होंने केल की ओर देखा जिसने उन्हें संतुष्टि के साथ देखा और फिर एक आह भरी, तारांकन तारांकन तारांकन। मिस्टर केल, यह अद्भुत है। ठीक है, अद्भुत है। केल ने लिटाना और उसके अधीनस्थों पर नजर डाली जो उसके पीछे चल रहे थे। सूरज के नीचे उन छहों को देखकर यह समझना बहुत आसान था कि वे मजबूत योद्धा थे। दक्षिणी महाद्वीप में 2 अलग अलग प्रकार के योद्धा थे। टूनका जैसे लोग लड़ाकू किस्म के थे जबकि उत्तरी शूरवीर योद्धा किस्म के थे। जंगल के लोग दोनों का मिश्रण थे। वे दोनों ही लड़ने में अच्छे थे और अपनी मार्शल आर्ट या हथियार कला का प्रशिक्षण लेने में भी माहिर थे। मिस लीना, हम लगभग होइक गांव पहुंच चुके हैं। केल ने देखा कि लिटाना और उसके अधीनस्थों ने उसकी बातें सुनने के बाद अपने चारों ओर रेनकोट कस लिए थे। वे अचानक सीमा पार कर गए थे, इसलिए वे अपने गहरे नीले रंग के रेनकोट से खुद को जितना संभव हो सके उतना ढक रहे थे। लिटाना खास तौर पर अपने काले बालों को छुपाने का ध्यान रख रही थी। शाही परिवार के बाल काले होते थे। चूंकि वह एक दक्षिणी महिला के लिए छोटी थी और अपनी पहचान छिपाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, इसलिए किसी के लिए यह बताना मुश्किल था कि लिटाना एक मजबूत योद्धा थी। हालांकि केल को सच्चाई पता थी। चोई हान से एक स्तर नीचे, वह टूनका से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। चोई हान से एक स्तर नीचे होने का मतलब था कि वह बहुत ताकतवर थी। एक बार जब वह अपने ब्लैक पैंथर पर सवार हो गई और अपने भालों का इस्तेमाल किया तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। वह अपने दुश्मनों के लिए मौत की तरह थी, यहां तक कि दिन के उजाले में भी, जब वह जंगल की छाया से अंधेरे में घूमती थी। इस तरह वह जंगल को एकजुट करने वाली रानी बन गई थी। जंगल के मुखिया को सहानुभूतिपूर्ण और मजबूत दोनों होना चाहिए था। उन्हें अपने कबीले की रक्षा करनी थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। केल को लगा कि लिटाना का समूह उसके पीछे है क्योंकि वह एक बार फिर आगे बढ़ने लगा था। उन कोहरे को नियंत्रित कर रहा था ताकि उनके लिए रास्ता खुल जाए। कोहरा छटने लगा। लिटाना के अधीनस्थों ने एक गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था कि वे आखिरकार इस वापसी के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। केल चुपचाप चलता रहा। लिटाना और उसके अधीनस्थों को केल पर और भी अधिक भरोसा हो गया क्योंकि उन्होंने उसे आराम से रास्ते पर चलते देखा। टपक टपक बारिश उस नए रेनकोट पर गिरी जो केल को लिटाना से मिला था। हम यहाँ हैं। अंततः कोहरा छटा और वे होइक गांव का प्रवेश द्वार देख पाए। वह लौट आया था। हाँ, केल के मुंह से एक दमदार हंसी निकल गई। म्याऊं। वह केल की बाहों से छूटकर भागने लगी। म्याऊं। हॉर्न भी उसकी ओर दौड़ा। भाई बहन एक दूसरे से टकरा गए और एक दूसरे के गालों को रगड़ने लगे। केल ने अपनी बाहें क्रॉस करके दोनों बिल्ली के बच्चों को देखा लेकिन स्लैब के बगल में खड़े लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। तुम सब यहाँ बारिश में क्यों आए हो? हंस, चोई हान और रोजलिन सभी उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सभी ने ऐसे दिखावा किया जैसे उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी। युवा मास्टर निम, डिप्टी बटलर के रूप में मैं सो नहीं सका। केल निम, ठंड है। तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं? युवा मास्टर केल, क्या आपकी यात्रा अच्छी रही? केल ने अपनी बाहें खोली और उनके पास गया। वह उनके सामने खड़ा हो गया और बोलना शुरू कर दिया। मैं वापस आ गया हूँ। केल उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह पीछे मुड़ा। फिर उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। ये उन लोगों के परिवार थे जो अंदर गए थे और कभी वापस नहीं आए। केल उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा जो स्लैब के बगल में बैठा था। ये वही था जिसने उसे जंगल में जाने के बारे में चेतावनी दी थी। फिर वह बूढ़े आदमी के बगल में बैठ गया। बूढ़े आदमी की आंखें अविश्वास में कांप रही थीं। केल ने विश्वासपूर्वक बूढ़े आदमी से बात की। बूढ़ा आदमी, केल नहीं, किम रोकसू जानता था कि किसी ऐसी चीज का इंतजार करना कैसा होता है जो कभी वापस नहीं आने वाली थी। वह जानता था कि उसके माता पिता मर चुके हैं, लेकिन एक समय पर उसे उम्मीद थी कि अगर वह लंबे समय तक इंतजार करेगा तो वे वापस आ जाएंगे। केल ने सीधे बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। वहां कोई ड्रैगन नहीं है। वह किंवदंती अब नहीं रही। बूढ़े आदमी की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगे। बूढ़े आदमी ने चुपचाप जमीन की ओर देखा और फिर बार बार अपना सिर हिलाया। कई बूढ़े आदमी और दूसरों के पास से गुजरा और फिर लापरवाही से अपनी बात आगे बढ़ाए। मैंने जंगल में कुछ कपड़े और कंकाल देखे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। यही एकमात्र चीज थी जो केल उनके लिए कर सकता था। वह अपने दल के पास लौट आया और चोई हान तथा बाकी लोगों से बात करने लगा जो उसके और लिटाना के समूह के बीच बारी बारी से देख रहे थे, जिन्होंने अलग शैली के कपड़े पहने हुए थे। अपना सामान पैक करो, उसने जंगल की ओर इशारा किया। हम जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल के पूरे सेक्शन 1 में आग लग गई थी। अब समय आ गया था कि केल खुद ही उस आग को बुझा दे। 2 घंटे बाद केल की पूरी टीम पथ ऑफ नो रिटर्न के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुई। वे वहां अकेले नहीं थे। केल ने हंस को आदेश दिया, आपको नामों की एक सूची मिलेगी। जी श्रीमान। हंस ने गांव वालों से बात करने के लिए दूर जाने से पहले केल की ओर देखा।
इस यात्रा के दौरान हंस को शायद बिल्ली के बच्चों के रहस्यों का पता चल जाएगा। केल की नज़र में मेस, वुल्फ बच्चे और हिल्समैन सभी एक ही पंक्ति में खड़े हो गए। वे शूरवीरों की ब्रिगेड की तरह अनुशासित लग रहे थे। ऑन हमें ले जाएगा और फिर हॉर्न के साथ वापस आएगा। उसके बाद आप सभी जंगल में जाकर अवशेषों को खोजने के लिए जिम्मेदार होंगे। मेस और वुल्फ बच्चों ने जोर से सिर हिलाया। जब केल उन्हें संतुष्टि से देख रहा था तो उसके नीचे से एक बहुत ही डरपोक आवाज आई। यह युवा मास्टर ने मुझे क्यों शामिल किया गया है? मुझे ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है। मुलर कैल, हिल्समैन और बीकरॉक्स के बीच हिल रहा था और कैल की तरफ देख रहा था। कैल को लगा कि मुलर वाकई बहुत गड़बड़ है। वह ऐसी गड़बड़ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जो कहूं वही करो, इससे पहले कि मैं क्रोधित हो जाऊं। वह मुलर की गर्दन पकड़ना या उसे फिर से एक तरफ रखना नहीं चाहता था। केल को नहीं पता था कि मुलर ने उस कथन को कैसे समझा, लेकिन मुलर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने अपना सिर हिला दिया। मुलर ब्लूप्रिंट के लिए कागजात और कलमों से भरा एक बड़ा बैग लेकर चल रहा था। केल लिटाना के पास गया, जो उससे थोड़ी दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि अब हम निकल सकते हैं। आपको 2 घंटे इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करें। नहीं, ये ठीक है। लिटाना ने केल के समूह को देखते हुए ऐसा उत्तर दिया। उसने उम्मीद की थी कि केल के शूरवीरों की ताकत औसत होगी, क्योंकि केल औसत था और उसे मार्शल आर्ट का कोई प्रशिक्षण नहीं था। बहुत दिलचस्प व्यक्ति। हालांकि यह एक गंभीर गलतफहमी थी। केल के आसपास बहुत से मजबूत लोग थे, साथ ही एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी ताकत को वह नहीं देख पा रही थी। यद्यपि वे केल के समूह से बहुत दूर थे, इसलिए उनकी बातचीत सुनना संभव नहीं था। फिर भी केल जब अपने दल से बात कर रहे थे तो वे बहुत करिश्माई लग रहे थे। दूसरी ओर कैल के क्रू मेंबर्स ने ये देखकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं की कि कैल लिटाना के साथ कितना सौम्य था, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। कैल ने उन्हें पहले ही बता दिया था, मेरे आचरण से मेल खाओ। वे सभी अच्छा करेंगे क्योंकि वे सभी कुशाग्र बुद्धि वाले लोग हैं। चलो चलें, म्याऊं। एक ने नेतृत्व संभाला जबकि बाकी सभी ने उसका अनुसरण किया। माफ करना केल निम। चोई हान ने केल से संपर्क किया, जो ऑन के साथ आगे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था। चोई हान की ओर देखने से पहले केल ने यह सुनिश्चित किया कि लिटाना का समूह रोजलिन से थोड़ा पीछे रहे। यह क्या है? क्या जंगल में आग भी वही लगा रहे हैं? यह एक सतर्क लेकिन तेज नजर थी। केल को तुरंत पता चल गया कि चोई हान जिन वे की बात कर रहा था, वे कौन थे। वह गुप्त संगठन जिसने प्लाजा आतंकी घटना को अंजाम दिया था। वह उनके बारे में बात कर रहा था। नहीं, इस बार वे नहीं हैं। मूल रूप से चोई हान राजधानी में गुप्त संगठन से टकराया और फिर ब्रेक किंगडम में हल्के से। हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि वह वहां रहते हुए उनसे टकराया था। मैं समझ गया। मुझे लगा कि यह उनके बारे में एक और जानकारी होगी क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आतंकवादी घटना के बारे में। मुझे अभी भी अपनी प्रतिज्ञा याद है। केल ने चोई हान को एक बार फिर याद दिलाया। जब मुझे उनकी पहचान पता चल जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। जी श्रीमान। चोई हान देख सकता था कि केल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे अपने अंदाज में कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसने आखिरकार बोलना शुरू करने से पहले अपने होंठ कुछ बार खोले और बंद किए। सभी कठिन काम अकेले करने की कोशिश मत करो। वह किस बारे में बात कर रहा है? केल ने अविश्वास से चोई हान की ओर देखा। यह उसी क्षण हुआ था। मैं भी इससे सहमत हूँ। रोजलिन, जो लिटाना के समूह को चोई हान और केल से दूर रखने के लिए बीच में खड़ी थी, मुस्कुराने लगी। केल को उन दोनों को समझना मुश्किल हो रहा था। कठिन काम? मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं कोई भी कठिन काम करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। जब मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैं कठिन काम क्यों करूँ? केल ने जवाब देते हुए उलझन में रोजलिन की ओर देखा। हालांकि चोई हान और रोजलिन ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराने लगे, ये सोचकर कि केल कभी नहीं बदलता। इन भावों ने केल को बहुत कड़वाहट से भर दिया। हालांकि उसने पूछना बंद कर दिया और फिर से चलना शुरू कर दिया क्योंकि समय की कमी थी। अंततः एक छोटे से ब्रेक को छोड़कर पूरी रात चलने के बाद वे अगले दिन वापसी रहित मार्ग से बाहर निकलने में सक्षम हो गए। हम ... अरे बाप रे! जब केल का दल जंगल से बाहर निकला तो वे सभी हैरान रह गए। काला धुआं। जंगल देखने के लिए उन्हें एक और दिन की यात्रा करनी होगी, लेकिन जहां जंगल होना चाहिए था वहां काफी काला धुआं था। वे कुछ आग भी देख सकते थे क्योंकि अब वे साफ मैदान पर थे। लिटाना ने अपने होठों को दांतों से दबाया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह उसकी जमीन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने परिवार और अपने लोगों के बारे में सोच रही थी जो अभी भी आग के कारण संघर्ष कर रहे थे। जल्दी करो। उसने अपना सिर घुमाकर केल को देखा। इस महान व्यक्ति के लिए ये यात्रा शायद कठिन थी। वह निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिना किसी कठिनाई के पाला गया हो। हाँ, हम यहाँ से आपका मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि लिटाना को अभी भी जल्दी करने की जरूरत थी, इसलिए वह आभारी थी। उसके इशारे पर उसके 5 अधीनस्थ आगे बढ़ गए। लिटाना सबसे आगे थी। एक जनजाति के मुखिया को हमेशा आगे खड़ा होना पड़ता है। यह एक कठिन यात्रा हो सकती है क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना होगा। ये ठीक है। यह एक सौम्य किंतु कठोर प्रतिक्रिया थी। चल दर। लिटाना ने धन्यवाद कहने के बजाय चलना शुरू कर दिया। वे काले धुएं की ओर बढ़ गए। एक और दिन की यात्रा के बाद थका हुआ समूह अपनी आंखों के ठीक सामने बड़ी आग देख सकता था। खास तौर पर वे बड़ी आग के चारों ओर कई टेंट भी देख सकते थे। हालांकि केल के दल के किसी भी सदस्य ने उन पर ध्यान नहीं दिया। किस तरह की आग? वुल्फ बॉय लॉक ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे खींच लिया। ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी फट गया हो और पहाड़ पर छा गया हो। आग पहाड़ जितनी ऊंची उठ रही थी। ऐसा दृश्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। आहम। चोई हान ने अवचेतन रूप से एक नकली खांसी छोड़ी और एक सांस ली। सांस लेना मुश्किल था। यहाँ तक कि बेहद ताकतवर चोई हान, जो सालों से अंधेरे के जंगल में रह रहा था, ने भी कभी इतनी बड़ी आग नहीं देखी थी। जंगल का खंड एक। इस आग ने उस बड़े हिस्से को पूरी तरह से कवर कर लिया था और यह एक महल जितनी ऊंची थी।
प्रकृति की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे मानव मन समझ सके। वह आग। जादूगरनी रोजलिन ने लिटाना के समूह की ओर देखा और पूछा। उसकी आंखें अविश्वास में कांप रही थीं। ये बात सही लगी। अभी बारिश हो रही थी। जंगल में गर्मी के मौसम में दिन में कई बार बारिश होती थी। यह उनका बरसात का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी। हालांकि आग वैसी ही रही। बादलों से भरे दिन में भी यह रोशनी का स्रोत बनी रही। यही इस आग की विचित्रता थी। हाँ, ये वही है। लिटाना ने कड़वी मुस्कान के साथ आग की ओर देखा। जैसा कि अब तक होता आया था, आग बिना किसी हलचल के सेक्शन 1 में ही खड़ी रही। उद्धरण चिन्ह ... जंगल मर रहा है। वह लॉक को एक कदम पीछे हटते हुए देख सकती थी। उसने अपने होठों को दांतों से दबा लिया। ये भयावह प्राकृतिक आपदा जो मानवीय समझ से परे थी, सभी को भयभीत कर रही थी। यहाँ तक कि दक्षिणी लोग भी इसके पास जाने से डरते थे और केवल जंगल की सीमाओं के पास ही रह सकते थे। लिटाना ने केल की ओर रुख किया, जो चुपचाप आग को देख रहा था। क्या वह आग को इतनी प्रबलता से देखने के बाद भी उसके पास जाने की कोशिश करेगा? वह ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि चलो चले। यह उसी क्षण हुआ। गर्मी है। उसने केल की आवाज सुनी जब उसने अपना रेनकोट और जैकेट उतार दिया। अपनी साधारण लेकिन शानदार जैकेट को उतारने के बाद, जिससे ये स्पष्ट था कि वह एक रेस है, उसने अपनी सफेद शर्ट की आस्तीन ऊपर खींची। फिर वह लिटाना की ओर देखने के लिए मुड़ा। चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आग के जितना संभव हो सके उतना करीब जाना होगा। मुझे सीमा से आगे भी जाना पड़ सकता है। वह इतना शांत लग रहा था मानो वह सैर पर हो। लिटाना ने चारों ओर देखा कि कैल के अधीनस्थ ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें कैल के इस तरह से व्यवहार करने की उम्मीद थी। फिर उसने अपने अधीनस्थों को देखने के लिए पीछे मुड़कर कैल की ओर देखा। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। मैं अपने आप जा सकता हूँ। केल अकेले ही जाना चाहता था क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि लिटाना उसे वहां ले जाने की योजना बना रही है। नहीं, ये खतरनाक है। लिटाना ने अपना सिर पीछे घुमाकर देखा तो कुछ लोग तंबुओं से निकलकर उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। महारानी, हमारी रानी, नेता निम। वह दूर से उन्हें पुकारते हुए सुन सकती थी। लिटाना ने धीरे से केल को मुस्कुराकर देखा, जो उनके उसे रानी कहने से चौंक गया था। बेशक केल सिर्फ चौंकने का नाटक कर रहा था। वह भी सच में चौंक गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि लिटाना एक रानी थी। वाह, इतना बड़ा एक बड़ा जानवर लिटाना की ओर दौड़ रहा था। ग्रर 10। लिटाना की आवाज सुनकर बड़ा काला पैंथर लगभग उड़ता हुआ आया। लिटाना आसानी से उस काले पैंथर की पीठ पर कूद गई जो उसके सामने रुक गया था। लिटाना, जंगल की रानी, और उसका काला पैंथर टेन। केल को समझ में आ गया कि इस जोड़ी का उपनाम मृत्यु का रीपक क्यों था। वह काला पैंथर, जो बहुत गहरे नीले रंग का था, कम से कम 2 या 3 वयस्क पुरुषों के आकार का था। वह पैंथर के ऊपर बैठकर बोलने लगी। 10 और मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। उस समय उसके अधीनस्थ जो टेंट से भागकर आए थे, उसके और केल के बीच बारी बारी से देखने लगे। महाराज, ये लोग कौन हैं? लिटाना ने तुरंत सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन लोगों की ओर देखा जो ये सुनकर धीरे धीरे सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने लगे थे कि वह वापस आ गई है। वह कुछ जानवरों को भी देख सकती थी। ये वे लोग थे जो सेक्शन 1 में रहते थे। वे शायद उसका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए उसे किंवदंतियों वाले ड्रैगन के साथ वापस आना पड़ा। वह एक ड्रैगन है। माफ करें। लिटाना ने अपने अधीनस्थ को देखकर मुस्कुराया, जो उलझन में उसकी ओर देख रहा था। फिर उसने अपना हाथ केल की ओर बढ़ाया। कृपया आगे बढ़ें, मिस्टर केल। ब्लैक पैंथर को बुर्राते देख केल आगे नहीं बढ़ना चाहता था। ब्लैक पैंथर टेन लॉक को घूर रहा था। तभी लिटाना का एक अधीनस्थ जो केल के साथ था आगे आया। उसने सेक्शन 1 के बाकी अधीनस्थों को समझाया। हम इन साहब को यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे आग बुझा सकते हैं। क्या वह सचमुच आग बुझा सकता है? सभी की निगाहें चौंक कर केल की ओर मुड़ गईं। चोई हान और बाकी लोग केल का बचाव करने के लिए उसके सामने आ गए। केल निम, ये खतरनाक है। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। चोई हान के सवाल पर केल ने अपना सिर हिलाया। अगर आप पास जाएंगे तो ये गर्मी आपको जला देगी। ये खतरनाक है। आप सभी सुरक्षित क्षेत्र में रहें। अगर वे उसके साथ आते तो वे सिर्फ बोझ बन जाते। आग बुझाने के लिए किसी और की ताकत की जरूरत नहीं थी। मिस रोजलिन, कृपया ढाल दीजिए। उद्धरण चिन्ह ... जरूर। रोजलिन ने केल, लिटाना और टेन के चारों ओर एक ढाल बांधने से पहले आह भरी। रोजलिन को पहले से ही लिटाना की असली पहचान के बारे में पता था, हालांकि लिटाना को रोजलिन के बारे में पता नहीं था। चूंकि वह जंगल की रानी है, इसलिए वह आपको सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छे रास्ते से वहां तक ले जाएगी। आपकी यात्रा सुखद हो, युवा स्वामी केल। मैं इस ब्लैक पैंथर की सवारी नहीं करना चाहता। केल को बस हवा की आवाज के साथ जल्दी से आगे बढ़ने की जरूरत थी। वह लिटाना को घूरता रहा, जिसका हाथ अभी भी उसकी ओर, उसके दल की ओर और भ्रमित जंगल के लोगों की ओर बढ़ रहा था। फिर उसने आह भरकर लिटाना का हाथ पकड़ लिया। फिर वह ब्लैक पैंथर पर चढ़ गया। उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए, इसलिए उसने ब्लैक पैंथर के फर को कसकर पकड़ लिया। चल दर। लिटाना सीधे बैठ गई और फिर कैले से दूर मुड़ गई, जो दूर से जलती हुई आग को देख रहा था। फिर वह नीचे झुकी और टेन से बात की। 10, हमें आग के पास ले चलो। लिटाना फिर से बैठ गई और बड़ा काला पैंथर चलने लगा। काला पैंथर और काले बालों वाली महिला लाल बालों वाले आदमी के साथ आग की ओर बढ़े। वे शीघ्र ही सुरक्षित क्षेत्र पार कर सीमा की ओर चले गए। महारानी, 10, क्या हो रहा है? वह देख सकती थी कि लोग उन्हें आवाज दे रहे थे और वे तंबू के पास से भाग रहे थे। हर कोई थका हुआ दिख रहा था। उसने अपने होठों को काट लिया। आओ हम और भी तेजी से चले। वह अपने पीछे से कैले की आवाज सुन सकती थी। 10 तेज। लिटाना के आदेश के जवाब में टेन ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। केल के दल और लिटाना के अधीनस्थों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे बहुत धीमे थे। सरसराहट, टपक टपक, पत्ते, घास और बारिश सभी केल की शर्ट पर गिरे। हालांकि नमी तुरंत गायब हो गई। ये बहुत बड़ा है। बाउंड्री पर पहुंचते ही केल ब्लैक पैंथर से उतर गया। उसे आग की तेज
गर्मी महसूस हो रही थी। बाउंड्री के अंदर आग की चिंगारियां ओलों की तरह घूम रही थी। शाही राजकुमार, तुम पागल कमीने हो। आग को प्रत्यक्ष देखकर केल को एहसास हुआ कि शाही राजकुमार वास्तव में एक पागल कमीना था। योजक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह आग अजीब है। वह अपने सिर में राउंड की आवाज सुन सकता था। केल ने लिटाना से सख्ती से बात की जो उसके पास आ रही थी। मिस लीना, कृपया पीछे हटें। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे आग के करीब जाना होगा। इस आग को बुझाने के लिए उसे लगभग 1/3 आग बुझाने वाले पानी का इस्तेमाल करना होगा। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर वह बता सकता था कि यह सामान्य पहाड़ी आग से बिल्कुल अलग है। मुझे पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोग करना होगा क्योंकि मुझे पानी और हार की ताकत का पता नहीं है। अगर यह काम नहीं करता तो उसे बस इसका और इस्तेमाल करना होगा। केल ने अपने साथ आए 2 लोगों से बात करने से पहले बस इसके बारे में सोचा। लिटाना और टेन यहां से उसके रास्ते में आ जाएंगे। कृपया पीछे हटें। केल के कठोर व्यवहार को देखकर लिटाना कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। उसी समय टेन ने उसे पीछे ले जाने के लिए उसके कपड़े खींचे। 10 लिटाना ने टेन की ओर अजीब भाव से देखा। ब्लैक पैंथर टेन किसी चीज से भागता नहीं था। लिटाना को यह अजीब लगा कि ऐसा बच्चा उसे पीछे हटने और कईल को यहीं छोड़ने के लिए कह रहा था। उस पल उसने कईल की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि वह बच्चा मुझ पर भरोसा करता है। माफ करें। आग की तरह लाल बालों वाला वह आदमी मुस्कुराने लगा। यह एक सुकून भरी मुस्कान थी। मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। मैं आग बुझाकर वापस आ जाऊंगा, इसलिए कृपया पीछे हटकर देखें। खैर, अगर यह खतरनाक लगे तो आप मुझे हमेशा बचा सकते हैं। इसके साथ ही केल बिना किसी हिचकिचाहट की सीमा में प्रवेश कर गया। लिटाना ने उसे कुछ कदम पीछे हटने से पहले अंदर आते देखा। टेन नीचे झुक गया और वह उसकी पीठ पर चढ़ गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर केल को खतरा दिखे तो वे दोनों तुरंत भागकर उसे बचा सके। केल को इस बारे में पता नहीं था क्योंकि वह आग के पास पहुंच गया था। अगर मुझ में हृदय की शक्ति न होती तो ये खतरनाक होता। गर्मी बहुत तेज थी, हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। यह अवशोषित हार के अंदर आग को दबाने वाले पानी की ताकत के कारण था जो किसी भी प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित कर सकता था। साथ ही हृदय की जीवन शक्ति के कारण उसकी रिकवरी भी हुई। कमजोर इंसान, वह आग पागलों जैसी लगती है। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। राउंड मन ही मन जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन केल आग के ठीक सामने खड़ा था और फिर पलट गया। वह लिटाना और टेन को देख सकता था, साथ ही दूर दूर तक फैले टेंट को भी। वह टेंट से लोगों को उनकी ओर आते हुए भी देख सकता था। मैंने उनसे कहा था कि वे न आए। उसे यकीन था कि यह उसका दल ही था। केल ने अपनी जीभ चिटकाई और अपनी बाहें खोल दी। बूंदाबांदी, क्रैकल। केल ने अवशोषित हार की शक्ति का प्रयोग करते हुए बारिश और आग की आवाज सुनी। केल के मुंह से रोने की आवाज गूंजने लगी। उसी समय हार नीले रंग में चमकने लगा। केल ने अपनी आंखें बंद करते ही हार के अंदर पानी की शक्ति को महसूस किया। अगर आग ओलों की तरह हो, फिर उसे बस असली ओले बनाने की जरूरत थी। वह जल जो अग्नि को दबाता है और उस पर हावी होता है। केल ने उदारतापूर्वक उस पानी का 1/3 हिस्सा निकाल लिया। स्प्लैश! केल के हाथ से पानी हवा में उछला। रोने की आवाज तेज हो गई क्योंकि केल के ऊपर एक विशाल दीवार दिखाई दी। यह पानी की दीवार थी। उसने अपनी आंखें बंद रखी और ओलावृष्टि की कल्पना करने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे बाप रे! लिटाना ने अवचेतन रूप से प्रशंसा की एक आह भरी। उसी समय टेन अवचेतन रूप से पीछे हट गया। उनके सामने एक बड़ी लहर बन रही थी। ये देखकर लिटाना को ठंड लग रही थी। बूंदाबांदी, बारिश और रोना एक दूसरे से गूंज रहे थे। जो पानी बाहर निकल रहा था उसका रंग गहरा नीला था। सीमा की ओर भाग रहे लोग और साथ ही टेंट से उन्हें देख रहे लोग सभी रुककर पानी की इस दीवार को घूर रहे थे। इस क्षेत्र में लगी आग आसमान की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। आग के अनुरूप लहर का आकार बढ़ने लगा। अंत में हवा में एक विशाल लहर पैदा हुई जो ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। केल ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर ऊपर उठाया। क्या ये बहुत ज्यादा था? केल थोड़ा घबरा गया। उसने जो लहर बनाई थी वह उसे भी अद्भुत और मजबूत लग रही थी। उस पल वह राउंड की आवाज सुन सकता था। अच्छा विचार है, चलो इस पागल आग को बुझा देते हैं इंसान। केल मुस्कुराने लगा। हाँ, चलो इसे मिटा दें। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। धमाका! बड़ी लहर जमीन पर गिर पड़ी और नीली पानी की दीवार ने आग और धरती को ढक लिया। जमीन पर बड़े बड़े ओले गिरे। आग बुझाने वाले पानी ने बाकी सब चीजों के साथ आग को भी खा लिया। केल निम, युवा मास्टर। पानी ने केल को भी निगल लिया। चोई हान ने फिर से तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रोजलिन ने स्पीड मैजिक का इस्तेमाल करके पहले उससे आगे निकल गई। वे कैले को नहीं देख सके। प्रबल लहर ने मित्र या शत्रु की परवाह किए बिना सब कुछ खा लिया। सिजल, खंड एक से भारी मात्रा में जलवाष्प ऊपर उठने लगी। आपके सामने इतना कुछ दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ एक बात का प्रतीक था। आग बुझाई जा रही थी। पहले के काले धुएं की जगह सफेद पानी की भाप आसमान की ओर उछली। वुल्फ बॉय लॉक सिर्फ एक भावशून्य भाव से ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पैर ठंडे हो रहे थे, इसलिए उसने नीचे देखा। सेक्शन 1 को ढकने वाला पानी अब लॉक की ओर बहने लगा है और अब सुरक्षित क्षेत्र की ओर भी। हालांकि लॉक के पैरों को छूने वाला पानी अब लहर जितना तेज नहीं था। लॉक ने किसी की हौंफने की आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। ये लिटाना के अधीनस्थों में से एक था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वे भी अपने पैरों के नीचे पानी को निहार रहे थे। जंगल के लोग जो पहले टेंट से बाहर झांक रहे थे, साथ ही वे लोग जो उत्सुकता से टेंट के बाहर खड़े थे, वे सभी अब बाहर खड़े थे। बूंदाबांदी, बारिश हो रही थी। वे सभी बारिश में खड़े होकर अपने घरों को देख रहे थे। सेजल, पानी की भाप अभी भी आसमान में ऊपर उठ रही थी। वे अपने सामने कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे अब आग भी नहीं देख पा रहे थे। युवा मास्टर निम, लॉक आखिरकार अपने होश में आ गया। वह भी चोईहान और रोजलिन का पीछा करते हुए सेक्शन 1 की ओर भागा। रोजलिन और चोईहान पहले ही वहां पहुंच चुके थे जहां लिटाना और टेन खड़े थे। लिटाना आखिरकार अपने होश में आ गई जब वे उसके पास पहुंचे।
वह पहले से ही पानी में भीग चुकी थी, लेकिन उसने ये जरूर देखा था। केल निम, युवा मास्टर केल। उसने देखा था कि केल के साथ क्या हुआ था। आग को भस्म करने से पहले लहर ने केल को निगल लिया था। वह आदमी सबसे पहले मारा गया। टेन ने तुरंत ही उसकी आवाज सुनकर चलना शुरू कर दिया। टेन उस सीमा की ओर बढ़ने लगा जहां पानी की भाप उठ रही थी। यह उसी क्षण हुआ। सेजल, ड्रेजल, जल वाष्प और वर्षा की ध्वनि के बीच अचानक एक नई ध्वनि सुनाई दी। स्वेश। ये हवा की आवाज थी। ये हल्की हवा जो उन्हें वसंत की याद दिलाती थी, टेन और लिटाना द्वारा लहराई गई। वह हवा फिर चोईहान और रोजलिन तक पहुंची। उस हवा ने आखिरकार उन दोनों लोगों को दौड़ना बंद करवा दिया। हाँ ठीक है, हाँ, रोजलिन ने जोर से हंसी। वह घबरा गई थी और इस बात को भूल गई थी। वह समझदारी से काम नहीं ले रही थी। एक बार जब उसने अपनी आंखें रगड़ी तो उसे एक नया दृश्य दिखाई दिया। कैल निम, चोईहान देख सकता था कि हल्की हवा पानी के भाप के बीच से रास्ता बना रही थी। उस रास्ते के अंत में एक चांदी की रोशनी थी। चोईहान को पता था कि वह प्रकाश क्या था। वे इस हवा द्वारा बनाए गए रास्ते से सेक्शन 1 की झलक देख सकते थे। ये काला था। वे आग से जली हुई चीजों के सबूत भी देख सकते थे। वे देख सकते थे कि इन जले हुए खंडहरों के ऊपर कोई खड़ा है। वह एक आदमी था जिसके बाल आग की तरह लाल थे और वे उसे अब देख नहीं पा रहे थे। उस आदमी को एक बड़ी चांदी की ढाल और पंख ढांके हुए थे। लिटाना को यह भी पता नहीं चला कि टेन रुक गया था, क्योंकि वह इस दृश्य से मंत्रमुग्ध थी। ढाल के साथ गायब होने से पहले चांदी के पंख खुल गए। एक बार जब वह गायब हो गया तो वहां केवल एक ही चीज बची थी, वह था वह आदमी केल। केल ने फिर लड़खड़ाना शुरू कर दिया। लिटाना की आंखें चौड़ी हो गईं और ब्लैक पैंथर टेन हिलने लगा। चोईहान और रोजलिन भी सीमा पार करके कैल के पास पहुंच गए। कैल ने अपना हाथ सिर पर रखा हुआ था और भौहें सिकोड़ रहा था। उसका सिर राउंड की आवाज से भरा हुआ था। मैं पानी का आनंद ले रहा था और ढाल भूल गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मुझे माफ कर दो, इंसान। केल कुछ नहीं बोल सका। वह अपनी बनाई लहर की प्रशंसा करने में इतना व्यस्त था कि वह अविनाशी शील्ड के बारे में भी भूल गया था। हाँ, ढाल। वह राउंड की यह चीख सुनकर ही होश में आया और इसलिए उसने अपनी ढाल भी सक्रिय कर ली थी। यही कारण था कि वह अपना सिर पकड़े हुए था जो उस पानी के बम से अस्थायी रूप से चकनाचूर हो गया था। मैंने बिना किसी कारण के इसका बहुत अधिक उपयोग किया। वह बिना किसी कारण के भीग गया था और उसे ठंड लग रही थी। मुझे सच में खेद है। मैं महान नहीं था। 4 साल के बच्चे की निराश आवाज केल के चटकरदार सिर में गूंज रही थी जब वह धीरे से फुसफुसा रहा था। मैं अभी भी आपके कारण जीवित रहने में कामयाब रहा। तुम कमजोर इंसान। मैं एक बेवकूफ हूँ। केल राउंड को खुद को दोषी मानने से रोकना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि चोईहान, रोजलिन, साथ ही लिटाना और टेन उसके पास आ रहे थे। चोईहान ने जल्दी ही केल का समर्थन करना शुरू कर दिया। क्या तुम ठीक हो, केल निम? तुम ठीक हो? रोजलिन ने तुरंत भीगे हुए केल पर तापमान प्रबंधन जादू का प्रयोग किया। मिस रोजलिन, आप जानती हैं कि मुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। चोईहान और रोजलिन ने कैल की सहज आवाज सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। राउंड कैल के साथ था, जबकि कैल के पास अविनाशी शील्ड भी थी। ये बात अभी उन दोनों को याद आई थी। एक शर्मिंदा आवाज बोलती रही, तुम मेरा नाम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? इसकी वजह से मुझे जल्दी से बाहर आना पड़ा। केल ने अपने गीले बाल और कपड़े ठीक करते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह बहुत शांत दिख रहा था, हालांकि वह एक ऐसी जमीन के ऊपर खड़ा था जो पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। क्या मेरा पानी से कोई खास लगाव नहीं है? क्ले को याद आया कि पिछली बार जब वह विटिरा से मिला था तो क्या हुआ था। उसे हर बार पानी के आसपास भीगना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे गीले कपड़े परेशान करते थे। केल चोईहान से दूर चला गया जो उसे सहारा दे रहा था और सीधा खड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि उसे चोट लगी थी। हृदय की जीवन शक्ति के कारण उसकी हालत बहुत अच्छी थी। वह चलने लगा और चोईहान और रोजलिन उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन केल को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह लिटाना के पास पहुंचा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वह पहले ही ब्लैक पैंथर से उतर चुकी थी। मिस लीना। लिटाना उसकी कोमल आवाज सुनकर केल को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। जब उसे एहसास हुआ कि केल ठीक है तो वह अचंभित होकर चारों ओर देखने लगी। विपर किंगडम से बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है हरा भरा जंगल और जंगल। सेक्शन 1, एक ऐसी जगह जो इतनी खूबसूरत थी कि उसका वर्णन किताबों में किया गया था, अब पूरी तरह से जलकर काला हो गया था। उस दृश्य को देखकर उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। लिटाना, जो केल को देख रही थी, टेन की गुर्राहट सुनकर उसकी ओर मुड़ी। टेन काली जमीन और राख में तब्दील हो चुके पूरे क्षेत्र को देख रहा था और अपना सिर जमीन पर रगड़ रहा था। लिटाना ने अपने होठों को काट लिया। उसी क्षण वह फिर से केल की आवाज सुन सकी, ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। जब उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो वह समझ गई कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। वह अपने अधीनस्थों और जंगल के लोगों और जानवरों को सुरक्षित क्षेत्र में देख सकती थी। वह जानती थी कि उसे अभी कहाँ देखना चाहिए। उसे वहां उन पर देखना चाहिए, न कि काले जंगल पर। वह फिर से केल की आवाज सुन सकती थी, ऐसा लगता है कि मेरे लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं बचा है। वह पीछे मुड़ी और कैल से नजरें मिलाने लगी। वह शांत और सौम्य फिर भी मजबूत दिख रहा था। उसने देखा था कि उसने क्या किया था। पानी की भाप अभी भी आसमान की ओर उठ रही थी। वही वह व्यक्ति था जिसने इस आग को बुझाने वाले पानी को बनाया था। वह गलत थी। वह कमजोर व्यक्ति नहीं था, वह मजबूत था। उद्धरण चिन्ह ... आपको कितनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा? उन्होंने बताया था कि उनके इस्तेमाल की एक सीमा है। लिटाना को यह जानने की उत्सुकता थी कि कितना बचा है। मेरे पास काफी पैसा बचा हुआ है। हालांकि जब वह इसका इस्तेमाल करता था तो उसे मजा आता था, लेकिन अब केल को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है। उसके चेहरे पर अवचेतन रूप से एक कड़वी मुस्कान थी। उसे यह पसंद नहीं था कि उसने कुछ शक्ति बेकार में बर्बाद कर दी। उद्धरण चिन्ह ...
मैं समझता हूँ। केल को मुस्कुराने और कड़वाहट को छिपाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखकर लिटाना ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा जो सीमा पार नहीं कर सकते थे। साथ ही जंगल के लोग जो सुरक्षित क्षेत्र से उनके पास आ रहे थे उनसे पूछना शुरू कर दिया, मिस्टर केल, क्या हम साथ चलेंगे? आज वह हीरो था। वह अपने कामों के लिए प्रशंसा और तालियों का हकदार था। हालांकि केल की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी लिटाना ने उम्मीद की थी। महारानी लीना, उसने तुरंत उसे सुधारा। नहीं, अभी उन्हें आपकी जरूरत है मिस लीना। उन्हें अपनी रानी की जरूरत है। केल ने अपना सिर सुरक्षित क्षेत्र की ओर घुमाया। लिटाना ने भी अपना सिर घुमाया। जंगल के लोग जो बारिश में भीग रहे थे खुशी से रो रहे थे। हालांकि वे काली जमीन को साफ देख सकते थे क्योंकि पानी की भाप गायब हो गई थी। वे खुशी में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। केल को उनके सामने खड़े होने के बारे में सोचकर ही थकान महसूस होने लगी, इसलिए वह यहाँ एक अच्छे नोट पर बात खत्म करना चाहता था। मुझे लगता है कि यह पिछले 2 हफ्तों से आप सभी की मेहनत का नतीजा है। मैं ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता। भीगे और पीले पड़े आदमी ने यही कहा था। मैं बस उस खूबसूरत जगह पर जाना चाहता हूँ और सूर्यास्त देखना चाहता हूँ। मैं वास्तव में अभी सूर्यास्त देखना चाहता हूँ। वह बस जादुई पत्थरों को खोदकर निकल जाना चाहता था। जंगल की इस परिस्थिति के लिए वह सामान्य से ज्यादा आगे बढ़ गया था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे रोआन साम्राज्य से ईर्ष्या हो रही है। माफ करें। केल ने लिटाना की बातें साफ साफ नहीं सुनी, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा। लिटाना मुस्कुराने लगी और अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। लिटाना तेजी से ट्रेन पर चढ़ गई और सीमा रेखा पार कर गई। ब्लैक पैंथर पर सीधे बैठी हुई, वह अपने छोटे कद के बावजूद जंगल के लोगों से ज्यादा ऊंची बैठी थी। उसने अपने गले में थोड़ी ताकत डाली और चिल्लाना शुरू कर दिया, आग बुझ गई है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हर किसी ने इसे देखा होगा। प्रकृति समय की तरह निष्पक्ष है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम अपने जंगल को फिर से पा सकेंगे। इसलिए आज एक ऐसा दिन होगा जब हम एक नई शुरुआत का जश्न मनाएंगे। रोरो, टेन ने चिल्लाकर कहा जैसे वह लिटाना से सहमत हो रहा हो। ड्रेजल, बारिश की आवाज ने एक पल के लिए सन्नाटा भर दिया। वाह, फिर लोगों की जय जयकार से यह शून्य भर गया। अभी भी केल द्वारा बनाया गया पानी सेक्शन 1 के किनारों की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में बची हुई छोटी मोटी आग को बुझा रहा था। मानव, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जल्दी करो और आराम करो। केल ने राउंड की झुकी को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसे लिटाना के अधीनस्थों द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। जिस स्थान पर वे उसे ले गए वह एक शांत और साफ तंबू था जिसे उन्होंने उसके लिए जल्दी से तैयार किया था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया हमें बताएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस शांति से आराम करना चाहता हूँ। अगर संभव हुआ तो मैं कल ही जल्दी निकल जाना चाहूंगा। जो अधीनस्थ लोग कैल के साथ जंगल में जाने के लिए ओरिम से होकर आए थे उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। फिर भी उन्होंने कैल को सकारात्मक जवाब दिया, हाँ, आपकी जो भी जरूरत होगी हम उसे तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब अधीनस्थ चले गए तो केल ने तंबू के चारों ओर देखा। चोई हान और बाकी लोगों को दूसरे तंबू में ले जाया गया। हालांकि वहां कोई था जो केल का पीछा कर रहा था। राउंड, बुलाए जाने पर राउंड ने अपना परिचय दिया। तस्क, केल ने अपनी जीभ चिटकाए। उसने तौलिया उठाया और भीगे हुए ड्रैगन को सुखाने लगा। लहर से मंत्रमुग्ध होकर राउंड अपने चारों ओर ढाल बांधना भी भूल गया था। अपने आप को सुखा लो मानव, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। केल ने 4 साल के बच्चे की हरकत पर नाक बांध सिकुड़ी और फिर राउंड का चेहरा साफ किया। राउंड वहीं बैठा रहा जबकि केल ने उसे पूछा। केल ने उस तौलिए को एक तरफ फेंक दिया और फिर दूसरे तौलिए से अपने बल सुखाए तथा बिल्लो से प्राप्त एक गोला अपनी जेब से निकाला। जोड़ना, ठीक है मानव। राउंड किसी बात से खुश लग रहा था क्योंकि उसने बिना किसी शिकायत के जादुई संचार उपकरण को कनेक्ट कर दिया था। केल लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया जबकि जादुई संचार उपकरण उसके सामने उड़कर आया और कनेक्ट हो गया। जल्द ही जादुई संचार उपकरण पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। हाँ, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? ये युवराज अल्बेरू था। तुम तो भीगे हुए चूहे जैसे लग रहे हो। केल ने एल्ब्रू के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान देखी जब उसने लिटाना के लिए जो सौम्य मुस्कान दिखाई थी उसे फिर से दोहराया। आप इस तरह क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? जैसा कि उम्मीद थी यह अल्बेरू पर काम नहीं आया। केल ने तुरंत अपनी सामान्य मुस्कान बिखेरी और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। अल्बेरू को इस शांत दिखने वाले केल की आदत थी। महाराज, रोआन साम्राज्य के सितारे मार्क्विस टेन का परिवार कैसा है? होइक गांव जाने के दौरान वह 3 सप्ताह तक संपर्क से बाहर रहा था। पिछले 3 सप्ताहों में उसने बहुत कुछ किया था। यह उनमें से एक था। कैसे ये वर्तमान में नियंत्रण में रहने वाले व्यक्ति को बदल रहा है? आप इसके बारे में इतनी उत्सुक क्यों हैं? उसी क्षण राउंड की आवाज केल के सिर में गूंज उठी। क्या अंततः मेरा बदला लेने का समय आ गया है? मार्क्विस टेन और वेनियन, उन्होंने राउंड के साथ जो कुछ किया था, राउंड को अपने अतीत की यातना के आघात से पूरी तरह से उबरने के लिए उसमें शामिल लोगों से बदला लेने की जरूरत थी। जब भी वे दोनों अकेले होते केल को राउंड की बदला लेने की योजनाएं लोरी की तरह सुननी पड़ती थी। ड्रैगन्स ऐसी शर्मनाक घटना को कभी नहीं भूलेंगे। राउंड अपने खोए हुए समय और नष्ट हुए आत्मविश्वास के लिए मुआवजा चाहता था। ये ड्रैगन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अर्थात विश्व के हिंसक शासकों की। अल्बरू ने निरीक्षण भरी निगाह से केल को देखा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन मैं सचमुच यह नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम इतनी उत्सुक क्यों हो। ये केवल इसलिए है ताकि मैं वे चीजें कर सकूं जो आपको पसंद आएंगी, महामहिम। केल को ऐसे झूठ बोलते देखकर जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो, अल्बरू को हंसी आ गई। हालांकि ये सच था। सच कह रहा हूं, यह अल्बेरू के लिए भी अच्छा होगा। अल्बेरू को केल के हाव भाव से परेशानी हो रही थी, लेकिन उसे अभी कुछ करना था। इसीलिए उसने बोलना शुरू किया, जल्दी से महल में वापस आओ। जी श्रीमान। केल को हाँ कहने में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह वैसे भी वहां जाने की योजना बना रहा था। बेशक केल वहां जल्दीबाजी में नहीं जाने वाला था। वह यहाँ जो भी करना था वह पहले करने वाला था। बातचीत खत्म करने से पहले उसने क्राउन प्रिंस से कुछ अलग अलग बातें की। फिर उसने सोने से पहले कुछ खाना खाया।
बेशक उसे हमेशा की तरह राउंड की बदला लेने की योजना को लोरी की तरह सुनना पड़ा। अगली सुबह मिस लीना, मैं वहां जाना चाहता हूँ। केल लिटाना से कह रहा था कि वह समुद्र तट पर जाना चाहता है। अब उसके लिए यहाँ और रुकने का कोई कारण नहीं था।